अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। इससे पहले की जो भी पढ़ाई थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बारे में, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो जर्मनी का एकीकरण जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जर्मनी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका देखने का कोशिश करें तो इसका इतिहास कोई बहुत गौरवशाली नहीं रहा है। इसका कारण भी है कि जर्मनी कोई देश नहीं था। जर्मनी हम लोग ये कह सकते हैं कि जर्मन भाषा बोलने वाले राज्यों का समूह था। छोटे छोटे राज्य थे जो कि जर्मन भाषा बोलते थे, लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ था। कॉमन चीज़ ये था कि ये पवित्र रोमन साम्राज्य से बंधे हुए थे। बस यही एक कॉमन चीज़ था। इसके अलावा इनमें और कोई कॉमन चीज़ नहीं था। हाँ, ये जर्मन भाषा बोलते थे। बाकी सबका धर्म अलग था, तो किसी का वर्ग अलग था, रहना सहना अलग था, शादी ब्याह का माहौल अलग था। मतलब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मस्त थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों का संघ था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? जर्मनी कहते थे। ठीक है, लेकिन ये 300 छोटे छोटे राज्य को भी अगर मोटे तौर पे बांटा जाए तो जर्मनी को 3 हिस्से में बांटा जा सकता था। वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में लिख रखा है। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 1870 से पहले जो जर्मनी था वो लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे। ठीक, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जर्मनी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते थे: उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। अगर बात करें उत्तरी जर्मनी का, तो उत्तरी जर्मनी में प्रसा और सैक्सनी नाम के 2 बड़े राज्य हुआ करते थे। ठीक है, अगर मध्य जर्मनी का बात करेंगे हम लोग तो उसमें राइनलैंड नाम का सबसे बड़ा राज्य था जो कि मेन था वहाँ पे, और दक्षिणी जर्मनी में बवेरिया नामक राज्य सबसे प्रमुख राज्य था। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनके बीच में, इन तीनों के बीच में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि धार्मिक और सामाजिक एकता का अभाव था। ये लोग एक दूसरे से ना तो धर्म के रूप में बंधे हुए थे, ना ही सामाजिक इनमें एकता था। तो इनको एक साथ लाना काफ़ी कठिन काम था, लेकिन फिर भी इन्हें एक साथ लाया गया। लोगों ने बहुत मेहनत किया। खास करके एक इंसान का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है जिसका नाम है बिस्मार्क। उन्होंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करके पूरे जर्मनी को एक साथ ले आए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जर्मनी में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद का उदय वहां पे ऐसे हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे वहां पे पैदा हो गए थे ना जो कि राष्ट्रवादी थे, जिनकी सोच राष्ट्रवादी थी, और वो लोगों को क्या कर रहे थे, धीरे धीरे उनमें मतलब और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़का रहे थे अपने अपने तरीके से। कुछ लोग धर्म के नाम पे भड़का रहे थे, कुछ लोग अपने इतिहास के बारे में बता के भड़का रहे थे, तो कुछ लोग ये दिखा के भड़का रहे थे कि देखो बाहरी लोग आकर के हमारे ऊपर राज कर रहा है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं करने देना चाहिए। क्या हमारा स्वाभिमान ये गवारा करेगा कि बाहर के लोग आए और आकर के हमारे ऊपर अधिकार करे और हम पर तरह तरह के ये लगाए, टैक्स लगाए, जो मर्जी वो करे हमारे साथ? तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा बोल बोल के लोगों को एक साथ जोड़ने का कोशिश कर रहा था। तो ये 18वीं सदी के अंतिम का बात है। 18वीं सदी यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी से बीच का जो समय है ना, इस समय में ये घटना हो रहा था। खास करके 1750 ईस्वी के बाद में ये घटना ज़्यादा तेजी से जोर पकड़ लिया था। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है कि जर्मनी में बहुत सारे राजनीतिक चिंतक पैदा हो गए थे, साथ ही साथ बहुत सारे बुद्धिजीवी भी वहां पे पैदा हो गए थे। उन बुद्धिजीवियों में अगर हम नाम लेना चाहें तो एक स्टीन नाम का बुद्धिजीवी था, एक हीगेल नाम का था, कांट नाम का था। ऐसे ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी थे जो कि वहां पे पैदा हो गए थे, और ये लोग दूसरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़का रहे थे। ये जो हीगेल है, इस हीगेल से बिस्मार्क बुरी तरह से प्रभावित था। मतलब दम इनके कहे मुताबिक ही वो चलता था। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सनली उनको कहते थे, लेकिन ये जो भी कहे थे उन्हीं के आदर्शों पे बिस्मार्क चलता था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन और जर्मन राष्ट्रवाद का विकास में क्या संबंध है, यानी कि नेपोलियन ने जर्मनी में राष्ट्रवाद के विकास में क्या सहायता किया था। तो देखिए, नेपोलियन जब फ्रांस के क्रांति हुआ तो वहाँ का सम्राट बन गया। उसके बाद उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा 2 राज्यों पे या 2 देशों पे सबसे ज़्यादा आक्रमण किया। सबसे पहला इटली पे और दूसरा जर्मनी पे। इटली को भी अपने अधिकार में ले लिया और जर्मनी को भी अपने अधिकार में ले लिया। ना सिर्फ अधिकार में लिया बल्कि वहाँ के लोगों को राष्ट्रवाद के लिए उकसाया भी। इसके अलावा एक काम और किया, जर्मनी में ये जो 300 राज्यों का एक ये बना हुआ था, छोटे बड़े राज्यों का जो समूह बना हुआ था, उन समूहों को एक साथ कर दिया और 39 राज्यों का एक अलग से समूह बनाया, 39 राज्यों का। तो उनमें ऐसा करने से राष्ट्रवाद की भावना पनपी। क्यों पनपी भाई? उन लोगों में ये हुआ कि हम लोग अलग अलग रह रहे थे, हमें ज़बरदस्ती एक साथ किया गया है।
ठीक। तो सब लोग का दर्द एक जैसा था, और जब लोगों का दर्द एक जैसा होता है ना, तो वो एक दूसरे को अपना भाई समझने लगते हैं। सबको यही लग रहा था कि हमारे साथ ज्यादती हुआ है, हमें ज़बरदस्ती किसी के साथ मिलाया गया, तो सबको तो यही लग रहा था। तो धीरे धीरे उन लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा, और जब प्यार मोहब्बत बढ़ता है और देश के बारे में सोचने लगता है इंसान, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही है। तो नेपोलियन की वजह से वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना बहुत जोरदार भड़की थी। ठीक। इसके अलावा क्या है, नेपोलियन ने एक काम और किया था। काम यह किया था कि पवित्र रोमन साम्राज्य को वहां पे समाप्त कर दिया था। और जैसा कि मैंने बताया, 1806 ईस्वी में 39 राज्यों का एक राइन राज्य संघ बनाया था। 39 राज्यों का, ये 300 राज्यों को एक साथ मिला करके 39 राज्य कर दिया था। तो ऐसा करने से जर्मन के लोगों में एकता का भावना बढ़ा, और आर्थिक क्षति जो हुआ था, जैसे नेपोलियन वहां जाके मारपीट मचाया, तो आर्थिक क्षति हुआ, और साथ ही साथ जर्मनी के लोगों को प्रतिष्ठा में भी ठेस पहुंचा। उनको लगा कि यार हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, बाहरी लोग आया आके हमें मारपीट के चला गया। ठीक। तो जो प्रतिष्ठा में ठेस लगा, इसके कारण भी उनके बीच में एकता का भावना बढ़ा। ऐसे कैसे बढ़ेगा भाई, प्रतिष्ठा में ठेस लगने से एकता कैसे बढ़ेगा। तो ये लोग आपस में बात करने लगे कि अगर हम लोग एक होते तो क्या बाहरी लोग आ करके हमारे ऊपर आक्रमण कर देता, और अगर आक्रमण कर भी देता तो क्या वो जीत जाता, नहीं जीतता। तो हम लोग क्यों ना एक हो जाएं, जिससे कि हम बाहरी लोगों को भगा दें। और जैसे ही एक होने का बात आया, यानी कि राष्ट्रवाद का भावना भड़क रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जाने में अनजाने में, या तो चाहते हुए या ना चाहते हुए, किसी भी तरीके से नेपोलियन ने जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना भड़काने में बहुत मदद की। नेपोलियन की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा अपने उफान पे पहुंच गया था। नेपोलियन के कारण ही इटली में भी राष्ट्रवाद की भावना भड़की थी। बल्कि ये कहा जाता है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन है, नेपोलियन है। ठीक है बच्चों, तो ये नेपोलियन का था। अब हम लोग बात करते हैं कि मेटरनिक ने जर्मनी में क्या रोल निभाया था। तो जब नेपोलियन हारा और वियना की संधि हुई, तो जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंदर में रखा गया, और इस तरीके से रखा गया कि जर्मनी के पास खुद का कोई पावर नहीं था। सारा का सारा पावर ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया ही उस पर राज कर रहा था। तो ये था मेटरनिक का। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मेटरनिक ने वहाँ पे सिर्फ ये कह दिया कि वो मेरे अंडर में रहेगा और कुछ काम नहीं किया। काम ये किया कि जर्मनी के लोगों पर नज़र रखता था कि कहीं उनके बीच में राष्ट्रवाद का भावना तो नहीं भड़क रहा है, और अगर कहीं पर भड़कता था तो उसे दबा देता था। अब ऐसा नज़र रखने के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे, जिसमें से पहला काम था कि स्कूल कॉलेज पर नज़र रखवा रहा था, चर्च पे नज़र रखवा रहा था, गिरजाघर में जासूस फिट करवा दिए थे। ये सारा काम किया था जिससे कि किसी भी तरीके से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना ना भड़के। तो जब तक मेटरनिक जिंदा रहा, तब तक सच में जर्मनी के लोग राष्ट्रवाद की भावना भड़कते हुए भी, उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना तो भड़क रही थी, लेकिन फिर भी कम से कम जर्मनी को एक करने के बारे में नहीं सोच सके, क्योंकि मेटरनिक मजबूत था वहाँ पे। तो जर्मनी के लोग इसी कारण से जर्मनी को एक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हालात बदला, और 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हो गया। जैसे ही मेटरनिक का पतन हुआ, जर्मनी के एक होने का जो रास्ता था वो खुल गया। अब जर्मनी के लोग ये सोचने लगे कि अब हम लोग एक हो सकते हैं। और ऐसा सोचने वालों में से जो सबसे पहला इंसान था वो था प्रसा का राजा। प्रसा का राजा, इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, प्रसा का राजा जिसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उससे पहले का जो राजा था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ये इंसान नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो पाए, मतलब ये जर्मनी के एकता में रुकावट था, और प्रसा का राजा था। ये मर गया, तो इसके मरने के बाद जो प्रसा का राजा बना वो विलियम प्रथम बना। और ये इंसान अच्छा इंसान था। इसका कहना था कि हम प्रसा को एक कर देंगे, या तो कह सकते हैं कि पूरे जर्मनी को हम प्रसा के अंदर ले लेंगे और एक कर देंगे, उसको एकीकृत कर देंगे। और इसके लिए इसका कहना था कि भाई एक अगर करना है तो फ्रांस को यहाँ से भगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ किसको भगाना पड़ेगा, ऑस्ट्रिया को भगाना पड़ेगा। तो ये लोग दोनों हमारे बोलने से तो भागेंगे नहीं, उसको भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सेना मजबूत करनी पड़ेगी। तो सेना मजबूत करने के लिए इसने कहा, मतलब जो इसका मंत्री लोग था उसका बैठक बुलाया और बोला कि देखिए हम लोग अपना सेना मजबूत करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जर्मनी एक हो जाए। तो जो इसका मंत्री था वो धीरे धीरे नकारा हो चुका था, क्योंकि वो इसके पहले वाले राजा के साथ रहता था। उसका पहले वाला राजा वैसा था कि नहीं चाहता था कि जर्मनी एक हो। तो उन लोगों ने अपोज किया, वो लोग कहते थे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कि जर्मनी को एक किया जाए, ये वो, मतलब तरह तरह से राजा को समझाने का कोशिश किया। राजा समझ गया कि इन सब को लेकर के हम कम से कम जर्मनी को तो एक नहीं कर पाएंगे, जर्मनी को एक करने के लिए हमें एक अलग से इंसान चाहिए।
तो उसने नज़र दौड़ाया, खोजा, तो देखा एक इंसान है जिसका नाम क्या था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नाम था ओटो वान बिस्मार्क। ये पूरा नाम है उसका। इसको पकड़ा, 1862 ईस्वी में उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया, यानी कि चांसलर बना दिया, और उसको पावर दिया कि तुम जो करो, जो जी में आए वो करो, लेकिन एक ऐसा मजबूत सेना बनाओ जिसको लेकर के हम ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी से भगा दें और फ्रांस को भी जर्मनी से भगा दें। इसके लिए जो करना पड़े करो। बिस्मार्क भी वैसा ही इंसान था, मतलब इसके पास भी बुद्धि था। जैसे इटली में काउंट काबूर के पास बुद्धि था, वैसे ही बिस्मार्क के पास था। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सोचता था। जर्मनी को एक करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता था। किसी का पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेगा, और किसी का गला काटना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार था। तो मतलब ये ऐसा इंसान था। तो ऐसा इंसान बड़ा खतरनाक होता है। इसने कहा ठीक है भाई, चलिए तो किया जाए। तो इसने सबसे पहले एक बढ़िया सा सेना, मजबूत सा सेना बनाया, और उस सेना को लेकर के इसने 3 युद्ध किए। 3 युद्ध करते ही जर्मनी एक हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे बिस्मार्क द्वारा किए गए 3 युद्धों का, कि इसने किसके किसके साथ वो युद्ध किए और उस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण पे क्या प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा जो मैंने बिस्मार्क के बारे में लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रैडनबर्ग में हुआ था। ये प्रख्यात राष्ट्रवादी था और साथ ही साथ कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ किसको बोलते हैं? जो बुद्धि से चीज़ों को हल करने का क्षमता रखता हो, उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। और हाँ, ये जर्मनी के एकीकरण के लिए कोई भी कदम को अनुचित नहीं मानता था, यानी कि कोई भी कदम उठाना पड़े वो सब उचित है। अगर गधे को भी बाप बोलना पड़े तो बोल लेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और किसी का गला काटना पड़े तो काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी एक होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और कहना था, इसका कहना था कि जर्मनी का एकीकरण ना तो भाषण से होगा, ना ही आदर्शवाद से होगा, और ना ही लोगों के कहने से होगा। जर्मनी का एकीकरण सिर्फ एक चीज से हो सकता है, और वो एक चीज है क्या? प्रसा के नेतृत्व में, तलवार के साये में खून बहाया जाए, तभी जाकर के जर्मनी एक होगा। यानी प्रसा का नेतृत्व, प्रसा का राजा के नीचे हम लोग लड़ेंगे तलवारों से और लोगों का गला काटेंगे, तब जाकर के जर्मनी एक होगा। भाषणबाजी से कुछ नहीं होना है। तो इसने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम रखा था रक्त और लौह की नीति। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो आप लोग याद रखोगे, बोलोगे किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए, और ये 3 युद्ध होते ही जर्मनी एक हो गया, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं कि बिस्मार्क ने वो तीनों युद्ध किसके किसके साथ किए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे बिस्मार्क द्वारा लड़े गए जो 3 युद्ध थे उनके बारे में। तो बिस्मार्क ने सबसे पहला युद्ध डेनमार्क से लड़ा था। डेनमार्क एक देश है जो कि जर्मनी के 2 राज्यों पे अपना कब्जा किए हुए था। वो दोनों राज्य कौन कौन से थे? पहला राज्य सेल्सबीज था और दूसरा राज्य हॉलस्टीन था। ये 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पे जर्मन के लोग रहते थे, यानी कि जर्मनी के लोग रहते थे, और डेनमार्क इस पे अपना कब्जा किए हुए था। तो बिस्मार्क ये सोच रहा था कि क्यों ना सबसे पहले इन दोनों को प्रसा के साथ मिला लिया जाए। तो अकेले बिस्मार्क में इतना हिम्मत नहीं था कि जाके डेनमार्क से लड़ जाए, या तो ये कह सकते हैं कि अभी प्रसा इतना मजबूत नहीं हुआ था कि अकेले डेनमार्क से लड़ जाए। तो उसने क्या कहा? ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया। कहा कि जर्मनी के कुछ हिस्से पे आपका कब्जा तो है ही है, तो ये जो 2 ऐसे राज्य हैं जिस पे डेनमार्क अपना कब्जा किए हुए हैं, हम लोग दोनों मिलकर लड़ते हैं। एक राज्य आप रख लेना, एक हम रख लेंगे। इस तरीके से डेनमार्क यहाँ से चला जाएगा, सिर्फ हम लोग अपना जर्मनी में बंदरबाट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रिया है वो उसके ये में आ गया, जहाँ से मैं आ गया। ये लोग दोनों मिल करके, ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों मिल करके डेनमार्क से जाके भिड़ गए। 2 मजबूत देश जा करके अगर एक देश से लड़ेगा तो जाहिर सा बात है डेनमार्क हारेगा। तो 1864 ईस्वी का ये घटना है। डेनमार्क इसमें बुरी तरीके से हार गया, और फिर एक संधि हुई जिसका नाम रखा गया गैस्टिन की संधि। और इस संधि के जरिए सेल्सबिग जो था वो प्रसा को मिला, और हॉलस्टीन पे ऑस्ट्रिया का कब्जा माना गया। तो ये पहला युद्ध था जो मार्क लड़ा था, और काफ़ी सफलतापूर्वक इसको कंप्लीट भी किया। अब बात ये आया कि ये जो गैस्टिन की संधि थी ये अस्थाई थी। अस्थाई का मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं था कि एकदम पत्थर का लकीर है जो कि इस संधि को मिटाया नहीं जा सके। बात यहाँ पे ऐसा था कि ये जो हॉलस्टीन था ना, वो ऑस्ट्रिया से काफ़ी दूरी पे था। तो बहुत ज़्यादा दूर पे ऑस्ट्रिया कैसे अपना सैनिक उतना दूर भेजता, कैसे अपने सैनिकों को मदद मुहैया कराता अगर मदद की ज़रूरत पड़ती तो मतलब ज़्यादा दूर पे नियंत्रण रखा नहीं जा सकता,
ठीक है। अगर आपका ही भाई मान लो कि कहीं दूसरे जगह पढ़ता है तो माँ बाप का उतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता उस भाई पे, क्योंकि वो दूर है, अपना डिसीजन खुद से ले सकता है। उसी तरीके से ये जो हॉलस्टीन था वो ऑस्ट्रिया से काफ़ी दूर था, और वहाँ पे लोग किसके थे? जर्मनी के लोग थे, और बिस्मार्क इस बात को जानता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो हॉलस्टीन है उसको मिला लिया जाए। तो मिलाओगे तो ऑस्ट्रिया तो लड़ेगा जरूर, वो तो कहेगा कि भाई हम नहीं मिलाने देंगे, ये तो मेरा है। तो उसने क्या किया, वो समझ गया था कि हॉलस्टीन को मिलाने के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे उसमें हम ऑस्ट्रिया को हरा देंगे अकेले, बस कोई बाहरी देश ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दे। तो इसके लिए पहले बिस्मार्क जाके रूस से मिला, ब्रिटेन से मिला और फ्रांस से मिला। इन तीनों को कहा कि देखिए हमारा और ऑस्ट्रिया का आपसी मामला है, हम लोगों के बीच में एक लड़ाई होना है, आप तीनों जो हैं इससे दूर रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब कभी आपको भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा मामला जाकर के तुम समझो। तो बस इतना काफ़ी था। बिस्मार्क आया और बोला ये जो हॉलस्टीन है इस पे मेरा कब्जा रहेगा, क्योंकि भाई हॉलस्टीन में जो लोग रहते हैं वो जर्मनी के लोग हैं, तुम्हारा कब्जा कैसे इस पे माना जाएगा। ऑस्ट्रिया इस बात से भड़क गया तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो चूंकि यहाँ के लोग भी मतलब जर्मन के थे, जर्मनी के पास में था ये जगह, या तो कह सकते हैं प्रसा के पास में था ये जगह। उस टाइम पे जर्मनी बना नहीं था, प्रसा ही था जो कि लड़ाई लड़ रहा था, तो प्रसा के पास में था ये सारा। तो मतलब कह सकते हैं कि हॉलस्टीन में कम से कम ऑस्ट्रिया बहुत कमजोर था और प्रसा बहुत मजबूत था। दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया बुरी तरीके से हार गया तो फिर संधि होगा। तो संधि हुआ, आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ था इस युद्ध में। तो देखिए प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में एक युद्ध हुआ जो कि इस युद्ध के ठीक 2 साल बाद 1866 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध का नाम सेडोवा का युद्ध पड़ा था। ठीक है। इस युद्ध को करने से पहले बिस्मार्क एक काम किया था, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में मिला लिया था। जब युद्ध हुआ तो नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रिया इसमें बुरी तरीके से हार गया तो एक संधि हुई। इस संधि को क्या कहते हैं? प्राग की संधि। ये सारा कुछ आप लोग याद रखोगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट्स में मतलब लिख रहा हूँ ये सारा कुछ। ठीक है। प्राग की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो जर्मनी या तो कह सकते हो कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुई थी। अब इस संधि के जरिए क्या हुआ कि जर्मन महासंघ जो बना हुआ था उसको भंग कर दिया गया कि अब जर्मन महासंघ नहीं रहेगा, और 22 राज्यों को एक साथ मिला करके उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया गया कि अब जर्मन महासंघ नहीं रहेगा बल्कि उत्तरी जर्मन महासंघ रहेगा। और इस उत्तरी जर्मन महासंघ का जो प्रधान बना वो कौन बना? प्रसा बना, कि प्रसा इसका प्रधान रहेगा। जर्मन महासंघ अब खत्म। 22 राज्यों को मिला लिया गया, छोटे छोटे जो कुछ राज्य थे वो भी प्रसा में आके मिल गए थे। कुल मिलाकर के एक ऐसा राज्य था या तो एक ऐसा क्षेत्र था जो कि प्रसा से बाहर था, वो था दक्षिण प्रसा से बाहर था, वो था दक्षिणी क्षेत्र। और दक्षिणी क्षेत्र में 4 बड़े बड़े राज्य थे, उन राज्यों को मिलाना था। अब उन राज्यों पर जो कब्जा था वो था फ्रांस का। अब उससे कैसे छीना जाए वो ये सोचना था। तो बिस्मार्क इस प्लान में लगा हुआ था कि कैसे मौका मिले और हम फ्रांस से लड़ाई छेड़ दें, और जैसे ही लड़ाई छेड़ेंगे उसको पता था कि हम फ्रांस को हरा देंगे। तो तुम लोग कहोगे कि सर एक बात बताइए, जर्मनी के लोग इतना कैसे अचानक से ताकतवर हो गए थे कि वो ऑस्ट्रिया को भी हरा दे रहे थे, फ्रांस से भी लड़ने को तैयार थे? तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जर्मनी के लोग लड़ने में बहुत तेज थे। वो हार इसलिए गए थे पहले क्योंकि उनमें एकता नहीं था, वो सब बटे हुए थे, इसीलिए हार गए थे। वरना जर्मनी के लोग लड़ने में, हम कह सकें पूरी दुनिया में अगर 5 ऐसे देशों का लिस्ट निकाला जाए जो कि लड़ने में बहुत अच्छे हैं, पूरे जी जान से लड़ते हैं, तो जर्मनी उस 5 में से एक रहेगा। मतलब इतना अच्छा देश है जर्मनी लड़ने बढ़ने के मामले में, मतलब बड़ी स्वाभिमानी होते हैं वो लोग। उनका स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा था तो सब एक हो गए थे और एक होकर के लड़ रहे थे। तो हुआ ये कि बिस्मार्क को बहुत जल्दी मौका मिल गया। मौका ये मिल गया कि स्पेन के राजगद्दी के नाम पर लड़ाई छिड़ गया। लड़ाई ये कि स्पेन का जो राजगद्दी था वहाँ पे ये जो जर्मनी का राजकुमार था उसका हक बनता था स्पेन के गद्दी पे, और फ्रांस ऐसा नहीं चाहता था कि स्पेन के गद्दी पे जर्मनी का राजा या तो प्रसा का राजकुमार जाकर के वहाँ पे बैठे। जर्मनी तो बना नहीं था, प्रसा ही था, तो प्रसा का राजकुमार वहाँ जाकर के बैठे, ऐसा नहीं चाहता था फ्रांस। क्योंकि अगर भाई स्पेन प्रसा के कब्जे में आ जाएगा तो प्रसा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो फ्रांस के ना चाहने से क्या होता है, बिस्मार्क को तो बस एक मौका चाहिए था लड़ने का। बिस्मार्क बोला ऐसे कैसे भाई, जब हमारा हक बनता है, हमारा रिश्तेदार है वहाँ का राजकुमार, ठीक है, तो भाई वही बनेगा ना,
कि कोई और बन जाएगा, वहाँ पे कोई और है नहीं सत्ता का अधिकारी, तो भाई हमारा जो राजकुमार है वही स्पेन का राजा बनेगा। अब इस बात पे दोनों में ठन गया तो लड़ाई हुआ तो भाई प्रसा मजबूत हो ही गया था, फ्रांस से दूर भी था, प्रसा में आ करके ना फ्रांस कब्जा किए हुए था, अपने घर पे फ्रांस थोड़े था, तो प्रसा में आ करके लड़ना काफ़ी मुश्किल काम था। तो प्रसा फ्रांस को अच्छी तरीके से धो दिया। तो धोने के बाद एक संधि हुआ, तो संधि में क्या हुआ देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्पेन के उत्तराधिकारी के नाम पे फ्रांस से युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को क्या कहते हैं, सीडान का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये युद्ध क्यों किया था, क्यों चाहता था ये, मतलब कि बिस्मार्क क्यों चाहता था कि ये युद्ध हो, तो दक्षिण के जो 4 राज्य थे ना उसको अपने में मिलाने के लिए चाहता था कि फ्रांस से हम लड़ जाएं। मौका मिल गया स्पेन के उत्तराधिकारी के नाम पे। नतीजा ये हुआ कि फ्रांस इस युद्ध में बुरी तरीके से हार गया। तो 10 मई 1871 को एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता फ्रैंकफर्ट की संधि, और इस संधि के जरिए दक्षिणी राज्यों को उत्तरी राज्यों में मिला लिया गया। इस तरीके से पूरा प्रसा एक हो गया, और इसी प्रसा को आगे चल करके ये कहा गया कि ये जर्मनी के नाम से जाना जाएगा पूरा दुनिया में, और विलियम प्रथम को वहाँ का काइजर बनाया गया, काइजर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से जर्मनी एक हो गया, और हम लोग कह सकते हैं कि इस जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान मतलब अतुलनीय है। उसका योगदान को नकारा नहीं जा सकता, जितना उसका योगदान था उतना किसी का योगदान नहीं था। तो ये था कुल मिलाकर के जर्मनी के एकीकरण के बारे में, और इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर भी समाप्त होता है।